आज का हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, कक्षा 6 का जो क्लास का ये एनसीईआरटी बुक है, जो हमारे अतीत है फर्स्ट का, ठीक है। उसका देखेंगे इतिहास का, जो है हमारे अतीत इतिहास का चैप्टर नंबर, आज की इस वीडियो में 7वां चैप्टर आज समझेंगे इसके बारे में कि 7वां चैप्टर में है क्या। देखिए, इसका 7वां चैप्टर में जो अध्याय है अशोक का है। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग दिया, ये अध्याय है। और इस अध्याय में हम लोग समझेंगे अशोक के बारे में पूरा ही विस्तार और आसान शब्दों में चित्र के माध्यम से देखेंगे, मैपिंग, बिल्कुल ही मैप के माध्यम से, कि कैसा विस्तार था अशोक का साम्राज्य का, ठीक है। उसी में थोड़ा सा चंद्रगुप्त के बारे में भी समझ लेंगे और मौर्य साम्राज्य का भी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि अशोक जो था मौर्य साम्राज्य का ही वंशज था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज के इस वीडियो के टॉपिक पर चलते हैं और समझते हैं कि अशोक ने युद्ध कैसे त्याग दिया एक सम्राट होने के पर, ठीक है। तो ये रहा अध्याय 7 का पीडीएफ है। अध्याय 7 का ये बुक है जिसका पीडीएफ है, उसी से आप समझेंगे, ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ इसका प्राप्त करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा पीडीएफ अगर चाहिए तो हम आपको प्रयास करेंगे पीडीएफ उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। तो देखिए, आज का इस अध्याय है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग किया था, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये अध्याय कक्षा 6 में होने से कैसे इसमें आया, इसके बारे में देखते हैं कि अध्याय 7 में इसका जिक्र क्यों किया गया। तो देखिए, रोशन एक लड़की थी जिसने अपने जन्मदिन के अवसर पर उसे दादाजी ने एक नोट उसे गिफ्ट में दिया था, पैसा, ठीक है। 100 का हो या 50 का हो या 200 का हो, 500 का हो, इस तरह से कोई भी एक नोट उसे ने दिया था, ठीक है। रोशन एक बच्ची थी और वो एक सीडी खरीदना चाहती थी, किसी भी चीज़ की एक सीडी खरीदना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो पैसा को, रुपये को देखकर उसे छूकर और देखकर महसूस करना चाहती थी। और जैसे ही उसने रुपये को देखा तो ध्यान से देखने के बाद उसे देखा कि ये एक तरफ जो था, दाहिने तरफ जो था, गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, ठीक है। और ठीक उसी के दूसरा तरफ देखे, बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा कि आखिर यहाँ रुपया पर शेर का बना हुआ चित्र क्यों है, ठीक है। और इसी बात से शुरू होता है आज के इस अध्याय का कि शेर का चित्र रुपये पर क्यों है। इसी के बाद से चलिए इस अध्याय का शुरू करते हैं। और पहला इसका पॉइंट है, देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य यानी एक साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आगे देखते हैं, जो शेर जो देखते हैं, रुपये के पैसे के ऊपर जो शेर का चित्र देखते हैं, उसका एक लंबा इतिहास है। हमारा भारत में जो इतिहास है उसका बहुत ही लंबा इतिहास है। वो शेर का चित्र जो स्तंभ लेख इधर आप देख रहे हैं, इस तरह का, जो कि आज का भारत का, ये बीच में देखिएगा तो यहाँ पे अशोक का चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो कि राष्ट्र, देखिएगा तो ध्वज में भी इसका अशोक चिन्ह दिया गया है। तो अशोक चिन्ह क्यों कहते हैं? अशोक मतलब अशोक शासक था एक, ठीक है, सम्राट था, और उसका ये चिन्ह था। ये शेर देख रहे हैं, ये 4 तरफ वाला शेर था इस तरह से, और बीच में ये ऐसा फूल बना हुआ, बीच में ये पहिए का दिया गया है चित्र, और इधर कुछ जानवर फूल बनाया गया।
तो इस तरीक़ा से देखेंगे तो इसको बनाने की जो प्रक्रिया था, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया था। ठीक है, स्तंभ लेख। ठीक है, जो स्तंभ था ये, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे शिलालेख, स्तंभ और बहुत सारे 3-4 टाइप का इस तरह से देखे थे, अध्याय 5 में समझे थे। ठीक है, तो उसी में से एक है ये स्तंभ, विशाल स्तंभ है जो कि सारनाथ में इसे स्थापित किया गया था, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में ये स्तंभ को स्थापित किया गया था। तो बनाने की प्रक्रिया आप लोगों ने देख लिया कि बनाने की जो प्रक्रिया है आप सब देखे हैं कि एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक था। कौन? एक था राजा, महानतम राजा में से देखेंगे तो अशोक के थे। सम्राट अशोक जो था के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। सम्राट अशोक जो थे उनके आदेशों पर कई जगह पर अभिलेख लिखाए गए, स्तंभ बनाए गए इस तरीक़ा से जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे, और सभी जगह अलग अलग जगह पर स्थापित किया। अभी हम देखेंगे आगे जाकर मैप के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पे अभिलेख स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए तो इसके पहले कि हम यह जानने की अभिलेखों में क्या लिखा है, अभिलेख क्यों सभी जगह स्थापित करवाया था अशोक सम्राट, तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे चल के देखेंगे कि उसमें क्या लिखवाया था, क्यों इस तरह से स्तंभ स्थापित करवाया था। ठीक है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, राज्य को उनको साम्राज्य क्यों कहा गया। ठीक है, यह एक पॉइंट है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए अशोक है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है, यानी अशोक का पिता हो गया बिंदुसार, बिंदुसार का पिता हो गया चंद्रगुप्त। तो इस तरीका से था चंद्रगुप्त मौर्य जो था अशोक का दादाजी हो गए। ठीक है, जिन्होंने 2300 साल पहले इसकी स्थापना की थी। चाणक्य या कहिए, कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति थे उस समय, नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनको सहायता किया था यह साम्राज्य, मौर्य वंश के साम्राज्य की स्थापना करने में। ठीक है, चाणक्य के कई विचार हमें मिलते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। चाणक्य ने कौन सा पुस्तक लिखा? अर्थशास्त्र ने लिखा है। पुस्तक के बारे में भी आप देखेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है, जिसमें अर्थशास्त्र में राजनीति की चर्चा इसमें की गई है। चाणक्य जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति की चर्चा किया गया। ठीक है, देखिए वंश के बारे में देखिए, जब एक ही परिवार के कई सदस्य के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश, जिसका स्थापना किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसका सहायता किसने किया था? चाणक्य ने किया था। ठीक है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला चंद्रगुप्त मौर्य खुद, उसका बेटा बिंदुसार हो गया, और बिंदुसार और यह बिंदुसार का पुत्र अशोक हो गया। ये 3 महत्वपूर्ण राजा मौर्य वंश में मिलते हैं। तो यहाँ तक तो हम समझ लिए मौर्य वंश था जिसका स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और वो किसकी सहायता से किया था? चाणक्य की सहायता से किया था, जो कि चाणक्य उस समय बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, और वो तक्षशिला जो था विश्वविद्यालय, वहाँ का आचार्य था। चलिए यहाँ तक तो देख लिए, इसके आगे अब देखते हैं, ये समझ लिए। इसके आगे अब देखते हैं, इसके आगे क्या है। देखिए साम्राज्य में बहुत सारे नगर होते हैं। एक साम्राज्य
ठीक है, जैसे राज्य हो गया, राज्य में बहुत छोटे छोटे जिले हो गए, नगर हो गए, आज देखिएगा तो। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे ये मानचित्र में दिया गया है। देखिए मानचित्र में जो दिया गया प्रमुख जो है, देखिए पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला यहाँ पे। ठीक है, ये प्रमुख नगर था। ठीक है, जिसे एक दूसरे से जोड़ता था। तक्षशिला की बात करें तो ये मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम भारत में आने जाने का रास्ता में पड़ता था तक्षशिला। ठीक है, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन के उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आने जाने के रास्ता में यह उज्जैन नगर पड़ता था। ठीक है, माना जाता है कि ये सब बड़े शहर में, नगर में, यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी जो कंट्रोल करता होगा इसके आसपास के एरिया के बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार, ये सब रहता होगा उस समय। ठीक है, देखिए साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे होते रहते थे। ठीक है, मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। मध्य भारत कहेंगे तो इस तरीके, ये बीच का एरिया का बात कर रहा है, मध्य भारत का। ठीक है, जो कि अधिकांश भाग जंगलों से भरा हुआ था और यहाँ पे लोग पशुपालक को चराने के लिए घास हो जाता था और यहाँ पे जो आदमी रहता था वो अपना भोजन फल फूल से शिकार करके भोजन अपना इंतजाम कर लेता था। ठीक है, और जंगलों में देखिए अधिकांश हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल संग्रह कर जानवरों का शिकार करके जीविका चला लेते थे किसी भी तरह। ठीक है, साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग, भिन्न भिन्न लोग रहते थे, अलग अलग वस्त्र भी पहनते थे, भाषाएं भी बोलते थे अलग अलग। ठीक है, भाषाएं भी भिन्न थी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे साम्राज्य में। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपने देख लिया कि इसमें जो साम्राज्य कितना विस्तार है। यहाँ पे देख लीजिए ब्रह्मगिरी, इसलिए क्या ऊपर देखिए गंधार, लंबोट, वाइक, इस तरीक़ा से देख लीजिएगा तो पूरे भारत में, भारत से बाहर तक ही साम्राज्य का विस्तार मिलेगा। ठीक है, यह भी जितना भी लाल बिंदी दिया गया है, यहाँ पे अभिलेख का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसी स्थान पे देखिएगा तो अभिलेख का स्तंभ मिला है, अभिलेख का मिला है। ठीक है, इसीलिए यह सब चिन्हित किया गया है। चलिए आगे देखेंगे क्या पॉइंट है। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, राज्य जो है साम्राज्य से कैसे भिन्न। तो देखिए राज्य जो हो जाता है, आज को देखिए जैसे देख लेंगे तो राज्य आज देखिएगा तो जैसे बिहार है। ठीक है, और पूरा साम्राज्य की बात कर ले तो पूरा भारत हो गया साम्राज्य, और पूरा भारत का राजा एक और राज्य का राजा एक। राज्य का राजा कहलाता था और साम्राज्य का सम्राट कहलाता था। पूरे सम्राट का जो राजा रहता था वो सम्राट कहलाता था। तो इस तरीका से बटा हुआ था। ठीक है, छोटा राज्य छोटा हो गया, जिसका राज्य का राजा शासक को राजा कहता था, और उस तरीका से बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। छोटे छोटे बहुत सारा राज्य एक साथ मिलाकर एक आदमी उस पर कंट्रोल करना चालू कर दिया, शासन करना चालू कर दिया, तो वो सम्राट हो गया। ठीक है, सम्राट और राज्य में देख लिए अंतर। ठीक है, कैसे राज्य छोटा होता है, साम्राज्य बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए प्रशासन के बारे में देखें। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार था। ठीक है, कैसे इतना बड़ा जगह को, एरिया को शासन चलाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है, पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था, क्योंकि राजधानी क्या था उस समय, राजधानी पाटलिपुत्र था।
मौर्य वंश का राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र था। तो इस तरीके से कहा जाता है उसके आसपास के एरिया पर सीधा नियंत्रण रहता था सम्राट का, और बाकियों पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकारी था। ठीक है, बाकियों पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकारी था। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालक, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। क्योंकि बड़ा साम्राज्य है तो उसके लिए अधिकारी को नियुक्ति करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। बड़ा साम्राज्य है, बड़ा सेना रखना पड़ेगा, बड़ा अधिकारी रखना पड़ेगा, बड़ा गुप्तचर फैलाना पड़ेगा, तभी जाके शासन चल पाएगा बड़ा। ठीक है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। ठीक है, इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेहवाहक मतलब माने तो आज तो टेलीफोन आ गया, तो उस समय नहीं रहता था। तो उस समय आदमी के द्वारा एक आदमी को नियुक्त करता था और उसका काम रहता था इधर यहाँ का संदेश वहाँ भेजना, वहाँ का संदेश वहाँ भेजना, उधर वहाँ भेजना। बहुत सारे सब एरिया का मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग अधिकारी रहता था आदमी, कि कोई भी संदेश भेजना है तो उसके द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, और राजा के जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। ठीक है, यह संदेश वाहक जो था ये जासूस अधिकारी के कार्य पर भी नजर रखता था कि वो जासूसी सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जासूस नहीं रहेगा तो फिर सम्राट को अपने राज्य में होने वाले हर एक घटना को जानकारी कैसे मिलेगा? बिना जासूस का और संदेश वाहक को के बगैर नहीं मिल सकता। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो फिर सही से शासन ना हो पाएगा। फिर अधिकारी करेगा कुछ और बताएगा वहाँ पे कुछ दिखाएगा। ठीक है, सबके ऊपर सम्राट था, सबसे ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, सब पर नियंत्रण रखता था और मंत्री भी बहुत सारे थे रखे हुए, उस मंत्रियों की सहायता से भी निरंतर रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ठीक है, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे मानचित्र में ये 3 जगह जो प्रमुख दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीका से ये यहाँ पे सम्राट अपना पुत्र को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर देता था। जैसे आज भी देखिएगा तो राज्य में राज्यपाल रहता है। किसका राज्यपाल रहता है? केंद्र सरकार का राज्यपाल रहता है। केंद्र सरकार का राज्यपाल आज भी रहता है राज्य में, क्योंकि सीधा नियंत्रण ताकि राजा का भी मतलब सम्राट का भी नियंत्रण रहे राज्य के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीका से अपना मतलब कोई ज़्यादा नज़दीक का आदमी होता था उसे नियुक्त करता था राज्यपाल, ज़्यादातर राजकुमारों को करता था नियुक्त। तो इस तरह का जैसे 3 ये था, तक्षशिला हो गया तो इतना दूर यहाँ से कंट्रोल हुआ, फिर इसमें इतना दूर इसमें कंट्रोल किया, ऐसे करके इसमें इतना कंट्रोल किया। इस तरीका से कंट्रोल करता था एरिया वाइज सबका। ठीक है, और उसका प्रमुख केंद्र रहता था जैसे उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र, इस तरीका से रहता था। ठीक, और स्थानीय परंपरा और नियमों को ही मानता था। मतलब अपना कोई नियम ना बताया अशोक सम्राट समय में, अपना कोई जबरदस्ती नहीं कि ये नियम मानना होगा। स्थानीय लोगों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाया जाता था। ठीक है, ताकि किसी भी स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। परदेशिका केंद्र के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। परदेशिका केंद्र के बीच जो विस्तृत क्षेत्र था, ठीक है, उसके इलाकों में सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखता था, बाकी और जगह पर नियंत्रण नहीं रखता था। ठीक है,
आगे देखिए, आगे क्या है, आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें भी जो संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब उत्तर पश्चिम कंबलों के लिए था प्रसिद्ध, कंबल, और दक्षिण पश्चिम नीचे सोने के लिए, क्योंकि सोने का खदान भी उस समय पाया गया था, रहता था भारत, ठीक है, और कीमती पत्थर जैसे ये सब संसाधन मिलता, ठीक है। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, ठीक। नजराना जो शब्द है, ये नजराना का क्या मतलब है, नजराना के रूप में इकट्ठा किया जाता था। किस प्रकार का नजराना है, देखिए, नजराना किसे कहता है, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। कर का मतलब क्या होगा, कर का मतलब नियमित रूप से आपको देना ही है इतना टैक्स, कर यानी टैक्स देना है। और नजराना का मतलब क्या होता है, नजराना का मतलब अनियमित रूप से, कोई भी इसका नियम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नजराना के बारे में हम लोग ने समझ लिया है कि नजराना इकट्ठा किया जाता था और ऐसे विविध पदार्थों के रूप में लिया जाता था और ऐसे लोगों से लिया जाता था जो अपना मर्जी से दे, स्वेच्छा, अपना मर्जी से स्वेच्छापूर्वक दे, जबरदस्ती किसी से नहीं लिया जाता था, अपना मर्जी से दे, एकदम बिल्कुल स्वेच्छापूर्वक देना चाहता हो नजराना, उसी से लिया जाता था, ठीक है। तो आपने देख लिया नजराना और कर के बारे में, दोनों में फर्क देख लिया क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, राजधानी में सम्राट, राजधानी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मेगास्थनीज कौन है, मेगास्थनीज था कौन, देखिए इसके बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अब देखिए, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत क्या करता था। चंद्रगुप्त इसका एक, देखिए, जब मौर्य वंश अपना संस्थापन कर रहा था उस समय नंद वंश का खात्मा करके, नंद वंश को जो राजा था धनंजय, उसे मारकर जब स्थापना किया था, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर भी चंद्रगुप्त से लड़ने के लिए आ गया था, ठीक है। ये सोचा था वो, इससे पहले तक्षशिला में रहता था, तक्षशिला तक ही पुनः एरिया को जीत रखा था सेल्यूकस निकेटर, और वहां से देख रहा था कि चंद्रगुप्त अब आ गया गद्दी पर, उसे हराकर हम वहां पे मगध पर शासन कर लेंगे, ठीक है। तो वो आया, उसके साथ दोनों का युद्ध हुआ, तो युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया और हारने के पश्चात ये सेल्यूकस निकेटर अपना बेटी जो था, इसका बेटी का नाम शायद था हेलिना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह किया था और उसके बाद ये विवाह करने के बाद सेल्यूकस निकेटर यूनान चला गया वापस, और यह चंद्रगुप्त के दरबार में वो अपना राजदूत एक छोड़ कर गया था, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज छोड़ कर गया, तो यहाँ पे बैठा बैठा वो अपना साम्राज्य को देखता, इधर उधर देख के वो एक पुस्तक लिखा, यहाँ के बारे में विवरण में एक पुस्तक लिखा बैठे बैठे अपना, और वो पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है। इंडिका पुस्तक का नाम है उसी में, और वो मेगास्थनीज के रूप में के द्वारा लिखा गया, ठीक है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका पुस्तक है। उसका वर्णन देखिए किस प्रकार उसने क्या देखा था, वही कह रहे क्या देखा था उसके बारे में देखिए क्या कहता है। और सेल्यूकस निकेटर की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर था, महान सिकंदर जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, सिकंदर का ये सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के मृत्यु के बाद उसका सारा साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर अपने हाथों में ले लिया था, कंट्रोल में, ठीक है।
तो सिकंदर के साथ आया था ये भारत, वहाँ पे वो देख रखा था पहले से। सिकंदर इधर तक नहीं आ पाया, लेकिन सिकंदर के बाद जाने के बाद ये दोबारा कोशिश किया था कि मगध तक अपना शासन कर ले। इसी कारण से वहाँ पे हार का सामना इसे करना पड़ता है, इस चंद्रगुप्त से, और अपना बेटी का विवाह इसे करना पड़ता है। तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं, इसके विवरण का आंसर दे रहे हैं। ठीक, सम्राट का जनता के सामने आने का अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ठीक, सम्राट का जब संता से मुलाकात होती थी, जब वो अवसर आता था, शोभा यात्रा निकाला जाता था। ठीक, उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। ठीक है, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। कुछ अंगरक्षक कहते हैं पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीका से जब जनता के सामने जब सम्राट को प्रस्तुत किया जाता था, सम्राट जब जनता से मुलाकात करते थे तो किस तरीका से जाता था। देख रहे हैं, अंगरक्षक सोने और चांदी से, पहले तो देखिए सोने की पालकी में ले जाया जाता था। ठीक है, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार है, और कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे। इन पैरों पर जो रहते थे प्रशिक्षित तोते रहते थे, जिसका झुंड, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। ठीक है, उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं बिता सोते थे। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं किस तरीका से कैसे ये सब मैनेजमेंट किया जा रहा था। ठीक है, खाना कैसे खाया जाता था। खाना खाने से पहले, जैसे आज भी देखिएगा तो प्रधानमंत्री हो गया तो उसका खाना कोई डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं खा लेता। पहले सेक्रेटरी जाएगा, जांच करेगा खाना की कैसे बना, क्या बना, कौन बनाया, कैसा है, वो पहले जांचेगा, उसके बाद जाकर प्रधानमंत्री खाएगा। ठीक, तो ठीक उसी तरह सम्राट के बारे में बता रहा है। सम्राट पहले उसका खास नौकर रहता था, अंगरक्षक, जो पहले वो चखता था, उसके बाद वो खाता। और लगातार जो महल रहता था, महल के लगातार कोई भी एक कमरे में 2 रात से अधिक नहीं सोते थे। 2 रात इसमें, 2 रात उसमें, 2 रात उसमें, ताकि कोई भी घुसपैठी सम्राट को मारने के लिए ढुक गया महल के अंदर तो उसे पता न चल पाए कि कौन सा कमरा में किस दिन सोया हुआ है। इस कारण ऐसा नियम बनाया हुआ था। ठीक है, इस तरीका से नियम बनाया हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, और पाटलिपुत्र देखिए, आधुनिक नाम हो गया इसका, पटना के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये सब किसने बता रहा है, ये जो विवरण दे रहा है, कौन दे रहा है विवरण, मेगास्थनीज दे रहा है विवरण, क्योंकि मेगास्थनीज के पास वहाँ पे कोई काम था नहीं, वो राजदूत के तौर पर आया था सेल्यूकस निकेटर का, तो वो अपना ये सब देखकर अपना किताब लिखते था बैठ सके, अपना बुक। ठीक है, यहाँ एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ठीक है, यह एक विशाल प्राचीन से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 570 बुर्ज और 64 द्वार, 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। कैसा बना हुआ देखिए, 2-3 मंजिला घर, और वो कैसा, लकड़ी और कच्ची ईंट से बना है। आज पक्की ईंट से बनता है, लेकिन यह कैसा बना हुआ, कच्ची ईंट से बना हुआ है। ठीक है, राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशाही से अलंकृत किया गया है। यहाँ चारों तरफ से उद्यानों और
चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घेरा है। तो इस तरीक़ा से देख लिए कैसा ये महल, ये पाटलिपुत्र का चर्चा कर रहा है कि कैसा है। ठीक है, आगे देखिए क्या करते हैं। देखिए, राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाने को क्यों चखते थे। ठीक है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये राजा से खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखता था। इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्यों खाया जाता है पहले नौकर को। ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए। ठीक, आगे देखिए क्या है। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था। अध्याय 3 में जो हम लोग देखे थे, मोहनजोदड़ो शहर का जो चर्चा किए थे, जो नगर निकाय था जिसमें पक्की ईंट से बना हुआ था दीवार। ठीक है, उसका देखेंगे इससे विवरण किस तरह भिन्न था। कोई एक दो भिन्न हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए ये दोनों। ठीक है, पाटलिपुत्र को भी देख लिया अभी, इस तरीक़ा से यहाँ पे दिया गया पाटलिपुत्र के बारे में कैसे बनाया गया था, और मोहनजोदड़ो के बारे में था अध्याय 3 में देख लें। दोनों में किस तरीक़ा से अंतर था वो आप हम कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, तब तक चलते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए क्या, अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उसने यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोह जैसी चीज़ें ला कर दे। ठीक है, आगे जाने के बाद जब राजा आगे जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ जंगल के वाले इलाका आता है। ठीक है, जहाँ रहने वाले जंगल में वहाँ पे लोग जो रहता था, वहाँ लोग तो पूरा स्वतंत्र रहता था, उस पर कोई ज़बरदस्ती जोर नहीं। और उससे ये उम्मीद किया जाता था कि मौर्य साम्राज्य का जो पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मधु और मोम जैसी चीज़ें उसे लाकर दे, जो प्राकृतिक चीज़ है। हाथी, ठीक है, हाथी जो कि सेना में काम आएगा, लकड़ी किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ बनाने में काम आएगा, मधु खाने में काम आएगा, मोम जो कि जलाने में काम आता होगा, या और भी कोई काम उस समय करता होगा मोम से। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये सबसे उम्मीद की जाती थी कि वो सब ला के दे। ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे बन गया इसके बारे में देखिए हैं। ठीक है, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक में से एक था। ठीक है, वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अभिलेख जो लिखवाया गया है प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर है। ठीक है, अब देखिए कैसे अनोखा एक सम्राट बन गया, उसके बारे में चर्चा देखिए। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख के बारे में देखिए। कलिंग युद्ध का चर्चा करता है अशोक का अभिलेख। ठीक है, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की है। जब से वह राजा बना है, ठीक है, उसके 8वां साल कलिंग का युद्ध लड़ा और उस पर विजय की। ठीक है, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से अधिक भी ज़्यादा लोग मारे गए। उसने वर्णन किया इस पे अभिलेख पर, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? इससे दुख हुआ अपार। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रवण भी मारे जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी वर्ण का हो, जब युद्ध होगा तो वहाँ पे देखा नहीं जाता है, कोई भी हो सब मारा जाता है। ठीक है, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। युद्ध होने के बाद कई परिवार बिछड़ जाता था, कोई मारा जाता था। इस तरीक़ा से इसने वर्णन कर रखा है अभिलेख में। ठीक है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है और मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय
किया है, धम्म पालन किया, धम्म यात्रा। इसके बाद जो कलिंग युद्ध के बाद जो है धम्म का रास्ता अपनाता है और वो बुद्ध धर्म को अपनाने लगता और धम्म का पालन करने लगता और उसी के रास्ता पर चलता था। और इसका प्रचार प्रसार भी उसके बाद देखिएगा कि बुद्ध का धर्म का बहुत ही सारा प्रचार प्रसार अशोक सम्राट ने करवाया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है, यह संदेश अभिलेख के माध्यम से पहले ही यह संदेश सभी जगह फैला दिया गया, ताकि कह रहा है कि युद्ध से कई अच्छा है जो प्रेम पूर्वक किसी साम्राज्य को, किसी आदमी को जीता जाए। ठीक, युद्ध से कई अच्छा है। और ये इसलिए अभिलेख लिखवा रहा है, कह रहा है कि इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे आने वाले कोई भी पूर्वज या कोई भी व्यक्ति यह अभिलेख पढ़ के उसे प्रेरित हो और युद्ध न करने का वो भी निश्चय करे। ठीक है, वो भी धम्म का रास्ता पर चलना शुरू करे। इसलिए ये भविष्य के आगे सोचकर ये लिखवाया था, ताकि भविष्य में कोई भी इसे पढ़कर प्रेरित होगा और युद्ध न करने का निश्चय कर लेगा। ठीक है, इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, ये कमेंट बॉक्स में करके बताइए हमें। कलिंग की लड़ाई जब हुआ था, अशोक का सम्राट बनने से 8वां साल कलिंग का युद्ध लड़ा था, उस पर विजय भी पाया था। और विजय पाने के बाद ही, ठीक, विजय पाने के बाद ही उनका अशोक का विचारों में कैसे परिवर्तन हो गया, क्यों धर्म अपना लिया, धर्म का रास्ता, इसकी चर्चा आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए। धम्म संस्कृति शब्द यानी धर्म का प्राकृतिक रूप है। धम्म यानी सांस्कृतिक शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, यानी धर्म का रास्ता पर चलिए। और वो कौन सा धर्म का रास्ता पर चलते हैं? ठीक है, बौद्ध धर्म का। चलिए, अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में देखिए। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। ठीक है, मैप में भी देखे अभी, वहाँ पे देखिएगा उड़ीसा का जो एरिया है आज का, वो कलिंग का एरिया था। ठीक है, मानचित्र 5 में पृष्ठ संख्या 68 में देखिएगा। तो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितीर्ण हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, सम्राट ने उसके बाद युद्ध ही त्याग दिया था। अशोक सम्राट ने युद्ध को त्याग दिया था कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, मानचित्र में ये देखें, ये एरिया है कलिंग का, यहाँ पे लिखा हुआ है कलिंग। ठीक है, यही कलिंग का एरिया था। इसी को युद्ध में जीतने के बाद अशोक सम्राट का विचारों में परिवर्तन हो गया था और उसने निश्चय कर लिया था कि आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग देख लिए हैं कलिंग का, मैप में भी देख लिए कलिंग का कौन सा एरिया है। ठीक, अब देखिए अशोक का धम्म क्या था। अशोक का धम्म क्या था, इसके बारे में देख लीजिए। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ठीक है, तो इस तरीका से देख लिए उनका धम्म का जो रास्ता था, वो किस तरह से अपने आप को मानता था कि धम्म में कोई पूजा नहीं करना है, ना कोई कर्मकांड करना है। बस धम्म का रास्ता यह था कि अपनी, जैसे पिता अपने बच्चों को आज सही रास्ता पर चलने के लिए बताता है, कौन सा रास्ता सही है कौन गलत है, ठीक उसी तरह राजा, अपना सम्राट अपना प्रजा को ये बताएगा कि किस तरीका से सही रास्ते पर चलना है
और बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर चलना। ठीक, उत्कीर्णित पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति को देखिए, इस मूर्ति को देखिए, यह उसी समय का मूर्ति है, दिया गया है। यह बिहार के राज रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यहाँ उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ठीक है, अभी ये राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, लेकिन उस समय जो था कहाँ पर था? मौर्यकालीन में पाटलिपुत्र में था, रामपुरवा में, बिहार के रामपुरवा में से इसे मिला था। ठीक है, बिहार के रामपुरवा से इसे मिला था और अभी ये राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ। आगे चलिए देखिए, आगे क्या है देखिए। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। साम्राज्य था तो अलग अलग धर्म मानने वाले लोग थे, क्योंकि बड़ा साम्राज्य है, छोटा है नहीं जो एक धर्म का लोग आ गया। बड़ा है तो अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग धर्म वाले, सबका अलग अलग अपना अपना नियम था और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़ा रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, क्योंकि कर्तव्य वो अपना भूल गए हैं कि क्या है कर्तव्य करना। इसीलिए उन्हें धम्म महात्मता नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो हर जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, इस तरीका से देखने के बाद अशोक ने क्या किया था? वो एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम रखा था धम्म महामात्य नाम के अधिकारी था, जिसका काम था कि अलग अलग जगह पर जाके धम्म की शिक्षा दीजिए। बुद्ध का जो उपदेश था उस सब उपदेशों को बताने के लिए काम कीजिए। ठीक है, इस तरीका से उसने अधिकारी भी नियुक्त किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभों में खुदवा दिए थे। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचार को प्रचलित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी राजदूत अपना दूत भेजे थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीका से ये धम्म का प्रचार कर रहे हैं। मतलब युद्ध का रास्ता छोड़िए, अच्छे रास्ता पर अपनाने के लिए। और अपने राज्य में भी सभी जगह शिलालेख आपने देखा ऊपर में जो हम बताए हैं, सभी जगह जो लाल रंग का जो डॉट दिया है वहाँ पे शिलालेख मिला है और शिलालेख में लिखा गया है, धम्म की चर्चा किया गया है और बताया गया था कि अपने अधिकारियों से कि अगर जो भी किसी को पढ़ने नहीं आता है तो आप उसे पढ़ कर बता दीजिए, पढ़ कर सुना दीजिए, ताकि जिसे पढ़ने नहीं भी आएगा वो भी सुनकर इससे प्रेरित हो। ठीक है, और तो और उसने अपने राज्य से अलग सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी अपने दूत को भेजकर वहाँ भी प्रचार करवाया था। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ संख्या 76-77 में दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचान करने का प्रयास कीजिए। एक मानचित्र दिखाते हैं, उसमें सीरिया, ग्रीस, मिस्र, श्रीलंका का देखते हैं मानचित्र। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ये रहा मिस्र, ये एरिया मिस्र था, यहीं पे सीरिया था, यहीं पे ग्रीक था, यही वो एरिया है सीरिया, ग्रीक, मिस्र का एरिया है। और श्रीलंका की बात करें तो देखिए ये रहा, यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, ये श्रीलंका नीचे है, भारत का नीचे तो एरिया है श्रीलंका। ठीक है, तो मानचित्र में हमने देख लिया कि यह भी स्थान पर कहाँ कहाँ अपने साम्राज्य से भी अलग होकर दूसरे साम्राज्य में भी जाके प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा देने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। अपने साम्राज्य में ये सब की भी व्यवस्था किया था। ठीक है, लोगों के हित में जितना
ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, इस तरह से किया था। ठीक है, अपनी प्रजा के लिए उनका संदेश क्या था, ये देखिए शिलालेख पर क्या पर संदेश लिखा हुआ था। ये देखिए क्या कहते हैं, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, इसके बारे में देखिए, क्या है अन्य प्रकार की रीतियाँ। देखिए यह है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मण तथा श्रमणों को दान देना। ये सब कह रहा है, ये सब करने से कुछ ज़्यादा फलदायी है, न कि अनुष्ठान करना, कर्मकांड करना। कह रहा है इससे कुछ नहीं काम होता है, इससे ज़्यादा अगर फलदायी है तो आप ये करिए। ठीक है, अच्छे व्यवहार, अच्छे आदर करिए, सभी जीवों पर अच्छे दया रखिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, श्रमों को दान दीजिए। ठीक है, कहता है अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। उनका कहना था न तो हम अपना धर्म अच्छा बताना और न कि दूसरे को धर्म की बुराई बताना, ये दोनों ही बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए, न कि हम ये जो धर्म है वही धर्म मानकर दूसरे धर्म का गलत बताए, ये नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को ज़्यादा कह रहा है कि मेरा धर्म अच्छा है, और अगला जो व्यक्ति है किसी और धर्म का है, और वो व्यक्ति का धर्म अच्छा नहीं है, वो धर्म अच्छा नहीं है, ये कुछ भी मतलब बोल रहा है गलत, तो इस तरीक़ा से कह रहा है कि वो अपना खुद धर्म का नुकसान पहुंचा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो अपना धर्म का खुद नुकसान पहुंचा रहा है, न कि दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है उसकी पहुंचा रहा है। ठीक है, इसीलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए कि दूसरे धर्म वाले लोगों को हम निंदा करेंगे, अपने धर्म को ज़्यादा अच्छा बताएंगे, तो इस तरीक़ा से नहीं करना। उनका ये लोगों तक ये संदेश था। ठीक है, और इस तरीक़ा से वो शिलालेख में लिखकर जनता के बीच में शिलालेख स्थापित करता था। ठीक, चलिए भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के बारे में ने लिखा, क्या लिखा है देखिए। उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, उन्होंने लिखा है। ठीक है, अशोक ने धर्म के विचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ और आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस तरीक़ा से और श्रीलंका जो भेजा गया था दूत को, वो श्रीलंका में कौन कौन था दूत? दो अपने जो इनके अशोक का अपना जो नज़दीकी आदमी था उसे भेजा गया था, 2 आदमी का। वो कौन कौन था उसका नाम हमें बताइए कमेंट बॉक्स में करके कि 2 व्यक्ति था वो कौन, जिसे श्रीलंका में धर्म की प्रचार करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, और जब भेजा गया था तो उसी समय से श्रीलंका का राजा ने अपना सरकारी धर्म ही घोषित कर दिया था, बुद्ध धर्म ही सरकारी घोषित कर दिया था। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ब्राह्मी लिपि के बारे में जो चर्चा किया है कि शिलालेख का जो चर्चा मिलता है ज़्यादातर ब्रह्म लिपि, ठीक, और प्राकृतिक लिपि में। इस तरह का देखिए ब्रह्म लिपि, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्म लिपि से उत्पन्न हुई है। ठीक, कह रहा है अभी जो लिपि चल रहा है यहाँ आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं की तुल लिपियों में देख सकते हैं। ये प्रारंभिक ब्रह्म लिपि में अ लिखा गया है, ठीक है, प्रारंभिक भाषा में ब्राह्मीण लिपि में अ लिखा गया, और ये देवनागरिक जो आज का भाषा है उसमें अ लिखा गया। ये बंगला में लिखा गया अ, और ये मलयालम में लिखा गया अ। इस तरह से तमिलनाडु में देखें तो ये अ लिखा गया। कह रहा है कि आज का जो आधुनिक ज़्यादातर जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि से ही निकल कर ये सब लिपि आया है। ठीक है, चलिए एक और देख लेती है, अनंतर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़े वर्ष पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। यह आप पिक्चर में देख रहे हैं, चीन का दीवार है जो आज भी है। ठीक है, इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा का की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ठीक है, अगले 2 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। ऊपरी सतह बिल्कुल चौड़ा लगेगा नहीं कि ऊपर से कि यह कोई दीवार है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। इस तरीक़ा से देखिएगा तो ये निगरानी के लिए यहाँ पे ये, फिर उसके आगे देखिएगा तो यहाँ पर ये, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे भी होगा। इस तरीक़ा से 100 मीटर से 200 मीटर के अंतराल पर बुर्ज बनाया गया था निगरानी के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, उसकी तुलना आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सम्राट अशोक जो था वो अपने साम्राज्य को किस तरीक़ा से चला रहा था। और यहाँ पे चीन का जो सम्राट का जो आप देखेंगे एक जो बताया गया है कि ये दीवार बनवाया था, क्यों बनवाया था, कि पशुपालकों से उसको रक्षा किया जा सके। ठीक है, उत्तरी सीमा को पशुपालकों से लोगों की रक्षा किया जा सके, इसलिए दीवार बनवाया था। तो ये दोनों में किस तरीक़ा से भिन्न था ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए कल्पना करने के लिए कह रहा है, कल्पना कीजिए कि कलिंग में रहते हैं, आप कलिंग में रहते हैं और आपके माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं और अभी अभी अशोक के दूत धर्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। ठीक, आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करेंगे, किस तरीक़ा से करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखें कि कलिंग का युद्ध हुआ और उस कलिंग का युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध त्याग दिया और धर्म का नीति अपना लिया। ठीक है, धर्म का नीति अपना लिया तो सभी जगह संदेश भेजने लगा। तो वहाँ पे कलिंग में भी संदेश भेजा होगा, तो वहाँ के लोगों को किस तरीक़ा से क्या रिएक्शन था, कैसे देखा होगा उस समय। ठीक है, क्या करता होगा उसकी चर्चा कर रहा है कि आप किस तरह, अगर आप उस समय रहते होंगे तो आप किस तरीक़ा से आप देखिएगा उसे, आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाकी ये प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क है, प्रश्न आप बना लीजिएगा। ठीक है, और बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा प्रश्न। ये प्रश्न आंसर है। ठीक है, ये कुछ तिथियां दी गई हैं मौर्य साम्राज्य की 2300 साल पहले, और इससे पहले ठीक 2400 साल पहले में चीन की दीवार बनाया था वहाँ का सम्राट। ये दोनों में कह रहा है किस तरीक़ा से था। ठीक है, बाकी ये सब प्रश्न था। ये कुछ मानचित्र दिया गया है और यहाँ पे भारत और ये
चीन का दिखाया गया है, ये चीन का था, ये नेपाल यहीं पे था, पर्वतमाला है, और यहीं पे दीवार बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ना हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देख लिए मौर्य वंश का, देख लिए मौर्य साम्राज्य, जिसमें अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त के बारे में चर्चा कर लिए। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी आपको कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कौन सा पॉइंट छूट गया। अगर इससे ज़्यादा विस्तार में आप जान रहे हैं किसी भी तरह कोई भी अगर, तो आप वो भी हमें सजेशन देने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे ये मानचित्र दिया गया है, ये आगे जाके देखेंगे, इस मानचित्र का आगे जाके देखकर समझेंगे। ठीक है, इसमें कुषाणों का, चीनी शासकों का, कहाँ से क्या किसका नियंत्रण था उसके बारे में चर्चा किया गया, उसका रास्ता का दिखाया गया है, मैप किसका कौन से रास्ता पर उस समय था। ठीक है, निरंतर था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर से अगले अध्याय में, नेक्स्ट वीडियो में अगला अध्याय लाएंगे। कोई भी टॉपिक छूट गया होगा तो उसका हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कैसा लगा वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में करके। ठीक है।